हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम गुरु बीजाणु जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो पुष्प में पाए जाने वाले बीजाणु वाले भाग मादा गेमेटोफाइट को स्पष्ट करने का कार्य करते हैं, जिसमें हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, जिसके द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु के निर्माण का कार्य किया जाता है, जिनमें से ऊपर की ओर पाई जाने वाली 3 कोशिका नष्ट हो जाती हैं तथा एक कोशिका आकार में बड़े रहने का कार्य करती है, जिसे हम सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका कहा जाता है। चलिए इसे मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। तो सर्वप्रथम ये हमारा भ्रूणपोष हो गया, जिसके अंतर्गत गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया को करके 4 गुरु बीजाणुओं के निर्माण का कार्य करती है, जिनमें से एक सक्रिय गुरु बीजाणु पाया जाता है, जो कि अन्य 3 गुरु बीजाणुओं की मात्रा में बड़ा भी होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका में पाए जाने वाला केंद्रक विभाजन की क्रिया को करके 2 केंद्रक के निर्माण का कार्य करता है, जो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने का कार्य करते हैं तथा 2 बार विभाजन की क्रिया के कार्य को करके 8 केंद्रकों के निर्माण का कार्य करते हैं, जिनमें से एक केंद्रक माध्य में आ जाता है और संलयन की क्रिया को करके द्वितीय केंद्रक के निर्माण का कार्य करता है। इसे हम आपको डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। देखिए, ये हमारी 4 सक्रिय गुरु बीजाणु थी, जिनमें से 3 कोशिकाएं नष्ट होने का काम करती हैं तथा इनमें से एक सक्रिय गुरु बीजाणु होती है, जो आकार में बड़ी होती है, जो बाद में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया को करके 2 भागों में बढ़ जाती है तथा 2 भागों में बढ़कर फिर से अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया को 2 बार करने का कार्य करती है, जिसके कारण यह 4 और 4 8 सक्रिय बीजाणु गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इसे हम आपको अंडाशय के द्वारा समझा देते हैं। ये हमारा अंडाशय हुआ है, जिसमें से 3 हमारी कोशिकाएं ऊपर की ओर आ जाती हैं तथा 3 कोशिकाएं हमारी नीचे की ओर आ जाती हैं और 2 हमारी माध्यम में कोशिकाएं उपस्थित रहने का कार्य करती हैं। इनमें से ऊपर की पाई जाने वाली कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है, जबकि नीचे में पाई जाने वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहा जाता है। इनमें से एक कोशिका होती है जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं, जबकि हमारे माध्य में पाई जाने वाली 2 कोशिकाओं को या 2 गुरु बीजाणुओं को माध्य में पाई जाने वाली 2 गुरु बीजाणुओं का कार्य होता है। इनमें एक के द्वारा पोषण का निर्माण करता है तथा एक गुरु बीजाणु नर युग्मक के साथ संलयन की क्रिया को करने का कार्य करती है। आइए तो हम अब थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा बीजाणु में ऊपर की ओर पाई जाने वाली कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाती हैं। ये हमारी प्रतिमुख कोशिकाएं हो गई हैं तथा 3 कोशिकाएं नीचे की ओर उपस्थित होती हैं, अर्थात 3 कोशिकाएं को मैं आपको ये हमारी 3 कोशिकाएं हो गई हैं, जो कि सहायक कोशिका तथा अंड कोशिका कहलाती हैं। इनमें से एक कोशिका अंड कोशिका कहलाती है। द्वितीय केंद्रक नर युग्मक के साथ संलयन की क्रिया को करके भ्रूण के निर्माण का कार्य करता है, जबकि दूसरा द्वितीय केंद्रक नर युग्मक के साथ संलयन की क्रिया को करके भ्रूण पोषण के निर्माण का कार्य करता है, जो भ्रूण के पोषण को प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसी मैंने कुछ इस प्रकार से भी लिखा है, जैसे सर्वप्रथम भ्रूणपोष होता है, जिसके अंतर्गत गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित रहने का कार्य करती हैं। जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया को करने का कार्य करती हैं, तो 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाओं के बनने का कार्य किया जाता है। ये चारों रेखित जुड़े हुए रहते हैं। जब इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु होती हैं, जो कि नष्ट हो जाती हैं, और चौथी एक पावरफुल और आकार में बड़ी भी होती है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया को करके या सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाती है, जो कि केंद्रक विभाजन की क्रिया को करके 2 केंद्रक के निर्माण का कार्य करती है। 2 केंद्रक आपस में विपरीत विभाजन या 2 बार विभाजन की क्रिया को करके 8 केंद्रकों के निर्माण का कार्य करते हैं। इनमें से एक केंद्रक बीच में आ जाता है। इनमें से एक केंद्रक बीच में आ जाता है संलयन के द्वारा, जबकि द्वितीय केंद्रक ऊपर की ओर चला जाता है। एक होता है एंटीपोडल कोशिका तथा नीचे होती हैं सहायक कोशिकाएं। एंटीपोडल कोशिकाओं को हम प्रतिमुख कोशिकाएं भी कहते हैं। सहायक कोशिकाओं में एक होती है अंड कोशिका और नर युग्मक के द्वारा संलयन की क्रिया को करके भ्रूण के निर्माण का कार्य करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक परागण तथा निषेचन। तो जब परागण परागकोश से मिलकर या निकलकर उसी पुष्प की मादा वर्तिकाग्र या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचने का कार्य करता है,
इस क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। पौधों में यह क्रिया हवा, कीट तथा अन्य जंतुओं के द्वारा होती है। जैसे ही परागण मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचने का कार्य करता है, वैसे ही यह वर्तिकाग्र पर उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य कर लेता है और परागण फूल जाता है, जिसके कारण जनन छिद्र से परागनलिका के विकास का कार्य किया जाता है। परागनलिका में एक जनन केंद्रक उपस्थित होता है जो विभाजन की क्रिया को करके नर युग्मक के केंद्रक निर्माण का कार्य करता है। इनमें से एक युग्मक अंडकोशिका के साथ संलयन की क्रिया को करता है तथा दूसरा केंद्रक दूसरे केंद्रक के साथ संलयन की क्रिया को करके भ्रूणपोष के विकास का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे परागण की पद्धति। तो लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेने वाले पौधों में होने वाली परागण की क्रिया को निम्न दो भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वपरागण तथा दूसरा है परपरागण। तो हम पहला पढ़ेंगे स्वपरागण। यह परागण की वह क्रिया होती है जिनमें एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को करने के लिए एक ही पौधे की आवश्यकता होती है, जिनमें भाग लेने वाले पुष्प में नर तथा मादा जननांग उपस्थित रहने का कार्य करते हैं, या एक ही पौधे में नर तथा मादा पुष्प दोनों उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे स्वपरागण की अनुकूलताएं। तो स्वपरागण की क्रिया को करने के लिए निम्न अनुकूलताओं की आवश्यकता होती है। पहला है उभयलिंगता। जब पौधे में उपस्थित एक ही पुष्प में नर तथा मादा दोनों भाग उपस्थित रहने का कार्य करते हैं, इस क्रिया को उभयलिंगता की क्रिया कहा जाता है। हम पढ़ेंगे समपारंपरिकता। तो जब नर तथा मादा पुष्प के परिपक्वन का समय एक ही होता है, तो इस क्रिया को सहपक्वता या समकाल पक्वता की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में भी स्वपरागण के कार्य को किया जाता है। अगला हमारा निर्मलता या क्लैस्टोगेमी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पाए जाने वाले पुष्प अपने जीवन काल में कभी भी खिलने का कार्य नहीं करते हैं। इस प्रकार के पुष्प को निम्नता पुष्प कहा जाता है। इन पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं और परागण मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचने का कार्य करता है, जैसे मूंगफली। अब हम पढ़ेंगे परपरागण। तो वह क्रिया जिसमें एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचने का कार्य करते हैं, इस क्रिया को परपरागण की क्रिया कहा जाता है। हम पढ़ेंगे परपरागण के लिए आवश्यकताएं। तो परपरागण की क्रिया को करने के लिए निम्न कारकों की आवश्यकता होती है। पहला है एकलिंगता। जब पुष्प में उपस्थित नर तथा मादा जननांग अलग अलग पौधों में उपस्थित होते हैं, इस क्रिया को एकलिंगता की क्रिया कहा जाता है। इस अवस्था में पौधे में सदैव परपरागण की क्रिया संपन्न होती है, जैसे पपीता, एस्पारगस, पालक आदि। इसका दूसरा मुख्य भाग है अनिषेचता। जब नर तथा मादा युग्म एक दूसरे के साथ निषेचन का कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इस क्रिया में वर्तिकाग्र का प्रभाव के कारण वर्तिकाग्र ऊंचाई पर पहुंचने का कार्य करती है, परंतु पुतंतु आकार में छोटे रहने का कार्य करते हैं, जिसके कारण परागकोश नीचे रह जाते हैं। इस अवस्था में परागकण मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचने का कार्य नहीं कर पाते हैं। इस क्रिया को अनिषेचन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में भाग लेने वाले पौधों में सदैव परपरागण के कार्य को किया जाता है, जैसे तंबाकू, आलू आदि में। इसके बाद हम विषम आकार की। जब पुष्प में पाए जाने वाले परागकण एवं मादा वर्तिकाग्र की संरचना में आकार, आकृति आदि में अंतर पाया जाता है, इस क्रिया में परपरागण के कार्य को किया जाता है। इस क्रिया को विषमरूपता की क्रिया कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम नर बाध्यता के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।